अस्सलाम वालेकुम। जब भी किसी शख्स को किसी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी से वैलिडिटी से इतराज़ होता है तो वो उसको चैलेंज करने के लिए सिविल कोर्ट से रजू करता है कानून के मुताबिक। इसी तरीके से अगर किसी गिफ्ट डीड से, हिबानामे से, किसी रजिस्ट्री से आपको इतराज़ है तो आपके पास जो सिर्फ आपके पास रेमेडी अवेलेबल है वो है सिविल कोर्ट की। मैं आपके सामने एक फ़ैसला रखने लगा हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बहुत वाज़ह तौर पर एक लॉ सेटल किया गया और बताया गया रीजनिंग के साथ कि ये जो डॉक्यूमेंट है, हिबानामा है, ये क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और किन बुनियाद पे एक्सेप्ट किया जा सकता था। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक शख्स पेश होता है अदालत के अंदर और चैलेंज करता है एक गिफ्ट डीड को, हिबानामे को, और हिबानामे के मुताबिक ये बात उसके अंदर लिखी होती है कि एक वालिद ने मरते टाइम यानी फ़ौत होने से कुछ अरसा कबल अपनी सारी जायदाद सिर्फ एक बेटे के नाम पे जो है मुंतकिल कर दी और बाकी बेटियों और बेटों को इससे महरूम कर दिया। तो 22 साल बाद एक बेटा सामने आता है और आके उस गिफ्ट डीड को चैलेंज करता है कोर्ट के अंदर और अपना मुकदमा चलाता है कि जनाब हमें इस पे एतराज़ है, ये जो गिफ्ट डीड है, ये हिबानामा, ये ठीक नहीं है, ये जालसाजी पे मबनी है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, वैलिडिटी नहीं है और हमारे बाप ने इस किस्म का कोई हिबानामा नहीं जारी किया। ये जो भाई हमारा कहता है कि ये सारी प्रॉपर्टी बाप फोर्थ होते टाइम उसके नाम पे कर गया, ये गलत कह रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचता है डिफरेंट मराहिल से होता होता तो सुप्रीम कोर्ट चूँकि हायर अथॉरिटी है, सबसे लास्ट अथॉरिटी है, एपेक्स कोर्ट है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह तौर पे चंद नुकात को सामने रखा और कहा कि ये हिबानामा काबिल कबूल नहीं है। ये जो भाई कह रहा है कि सारी प्रॉपर्टी वालिद साहब ने मेरे नाम पे मुंतकिल कर दी थी वफ़ात से चंद दिन कबल, हम इसको नहीं मानते। और सुप्रीम कोर्ट ने सब पे उनके शेयर्स के मुताबिक बहन भाइयों में वो प्रॉपर्टी तकसीम करने का हुक्म दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की क्या रीजनिंग थी वो मैं आपको बताता हूँ। वो जो हिबानामा हुआ था, जो गिफ्ट डीड थी, वो डायरेक्ट वालिद साहब ने अपने बेटे को नहीं थी की हुई। हिबा जो हुआ था वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू एक थर्ड पर्सन के ज़रिए इस बेटे को किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कोई बात रीज़नेबल या नेचुरल नहीं लगती कि बाप जो है एक मुख्तार आम मुकर्रर कर रहा है किसी थर्ड पर्सन को जो कि बहन भाइयों में से भी नहीं है, एक आउटसाइडर, एक स्ट्रेंजर है, उसकी ज़िम्मेदारी लगा रहा है कि तुम जाके मेरे बेटे के नाम पे मेरी प्रॉपर्टी हिबा कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहली बात तो यह है कि बाप को ज़रूरत क्यों पड़ी, बाकी बच्चे भी तो मौजूद थे, एक थर्ड पर्सन को इतने राज में रखते हुए, पावर ऑफ अटॉर्नी इस्तेमाल करते हुए तो फिर हिबा कर रहा है अपने एक बेटे के नाम पे, ये बात काबिल कबूल नहीं समझ आती। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सबसे पहले तो इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है कि पावर ऑफ अटॉर्नी भी ठीक था कि नहीं। जो मुख्तारनामा आम है जिसकी बुनियाद पे आगे हिबा किया गया और ये बेटा अपने आप से मंसूब करा रहा है कि ये मुझे हिबा की गई प्रॉपर्टी सारी बाप की तरफ से, ये मुख्तार आम भी ठीक है कि नहीं। तो इसका सारा बर्डन जो होता है वो बेनिफिशरी के ऊपर होता है। मुख्तार आम का भी जो बेनिफिशरी है या उस गिफ्ट डीड का भी जो बेनिफिशरी है वो अल्टीमेटली वो बेटा है जो कहता है कि मुझे ये सारी प्रॉपर्टी बाप ने जो है फोत होने से पहले मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इस बेटे पे था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपने ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है साबित नहीं किया, हम आपसे कन्विंस नहीं हो पा रहे। चलें इस पे बात करते हैं कि मुख्तारनामा आम ठीक है कि नहीं। इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने देखी फाइल रिकॉर्ड को मुलाहिजा किया तो पता चला कि ट्रायल कोर्ट ने शहादतों के टाइम पे रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्रार को भी तलब किया अपनी कोर्ट के अंदर और कहा कि आप हमें बताएं कि आपके रिकॉर्ड के अंदर ये मुख्तारनामा उस टाइम पे कोई दर्ज हुआ था क्या, कोई बूढ़ा शख्स दर्ज करा के गया था इस स्ट्रेंजर बंदे के नाम पे कि जाके ताकि वो अल्टीमेटली बेटे के नाम पे हिबा करे। तो रजिस्ट्रार ने भी इसकी इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया कि हमें इस तरह का कोई पता नहीं है, ना हमारे इल्म है। और जो रिकॉर्ड पेश किया गया उन सालों का कि उस साल में कोई बाबा जो उनका वालिद है जाके उसने किसी किस्म का कोई वहाँ पे इंदराज कराया था मुख्तारनामे का, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, वो जगह ही एम्प्टी मिली। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और ट्राई कोर्ट की ये जजमेंट पे इत्तफा किया कि जनाब ये जो मुख्तारनामा यही काबिल कबूल नहीं, तो इसके ऊपर जो अमारत है वो तो बाद की चीज़ है, आपकी बेस ही नहीं ठीक। और इसके अलावा ट्रायल कोर्ट की जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने लाइट डाली, रोशनी डाली और कहा कि असल मुख्तारनामा आम
जो पेश करना लाजमी था इस बेटे के लिए जिससे वो फ़ायदा उठा रहा है बेनिफिशरी या प्रॉपर्टी का, कि जनाब मुख्तारनामे की बेस पे मुझे गिफ्ट डीड की गई, मुझे हिबानामा किया गया, ये असल मुख्तारनामा आम की तो वो कॉपी पेश ही नहीं किया गया, असल मुख्तारनामा आम पेश ही नहीं किया गया। और अगर पेश नहीं किया गया किसी भी वजह से कि वो गुम गया है, वो ख़राब हो गया है, वो वक्त के साथ डिस्ट्रॉय हो गया, तो कम से कम सेकेंडरी एविडेंस की एप्लीकेशन तो देनी ही चाहिए थी। ये सेकेंडरी एविडेंस की जो एप्लीकेशन होती है उन मामलात में दी जाती है जब आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट असल गुम जाए किसी भी वजह से, तो आप कोर्ट से इजाज़त लेके सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे उसकी फ़ोटोकॉपी अदालत में जमा कराते हैं। तो इस तक की जो है कोई इजाज़त नहीं ली गई, जस्ट एक फ़ोटोकॉपी उस मुख्तारनामे आम की अदालत में जमा कराई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि फ़ोटो कॉपीज़ पे फ़ैसले नहीं होते, इन पे रिलाई नहीं किया जाता, फ़ोटो कॉपी जो है मैनिपुलेशन का भी एक सबूत हो सकता है, तो इस किस्म की कोई हम इस पे रिलाई नहीं करेंगे। आपको असल मुख्तारनामा आम की अटेस्टेड नकल देनी चाहिए थी या असल पेश करते, वो पेश उन्होंने नहीं किया। तो इस वजह से भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको मशकूक करार दिया, इस हिबानामे को, इस गिफ्ट डीड को, कि ये जायज़ भी मबनी हो सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी कोई हिबा किया जाता है, कोई गिफ्ट किया जाता है किसी भी बच्चे के नाम पे या बेटी के नाम पे, वारसान के नाम पे, तो लव एंड अफेक्शन का जो एलिमेंट है वो बहुत वाज़िया होना चाहिए। आखिर क्या खिदमत इस बच्चे ने की जो कि बाकी बहन भाइयों ने नहीं की, जिसकी वजह से बाप ने खुश होते हुए सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है अपने इस बेटे के नाम पे कर दी। वो लव एंड अफेक्शन का एलिमेंट साबित करना, वो बर्डन ऑफ प्रूफ इस बेटे के ऊपर था कि आखिर क्या तुमसे ऐसी मोहब्बत थी कि बाकी बहन भाइयों को महरूम करते हुए सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर दी। क्या तुमने कोई खिदमत की, क्या तुमने कोई सारी ज़िंदगी उनके साथ रहे, या शुरू से ही उनसीयत का जो एलिमेंट है वो बाप का तुम्हारे साथ रहा। तो ये एलिमेंट देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा गिफ्ट करने वाले शख्स की जो मेंटल और उसकी हेल्थ की जो स्टेट है उस टाइम के मुताबिक, वो लास्ट डेज में वो कैसी थी, वो ठीक थे, वो चल फिर सकते थे कि नहीं, क्या उठ बैठ सकते थे, क्या वो कहूलत के आलम में तो नहीं थे। क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि गिफ्ट करने वाला शख्स अपनी होशो हवास में भी है कि नहीं, वो देख भी सकता है कि नहीं, वो किसी प्रेशर में तो नहीं है, क्या वो आउट ऑफ माइंड तो नहीं है, क्या उसे पागलपन के दौरे तो नहीं पड़ते, क्या वो इस तरह की कैफियत में तो नहीं चला गया दिमागी कि उसको रीजनिंग उसकी काम नहीं करती, वो सही और गलत में फ़ैसला नहीं कर सकता, उसको शऊर ही नहीं रहा हुआ, उसको अपनी होश ही नहीं रही हुई। क्योंकि ऐसी स्टेजेस इंसान के ऊपर आती हैं। तो अगर ऐसी स्टेजेस किसी इंसान के ऊपर हो तो उसके किए हुए अमल की कोई वैल्यू नहीं होती, उसके लिए गए डिसीजंस की कोई वैल्यू, कोई लीगल हैसियत नहीं होती। अगर ऐसा शख्स कोई ले भी लेता है, कानूनी तौर पे अपना कोई स्टेप ले लेता है, जैसे कि हिबा किसी के नाम पे कर दे, तो यही तसव्वुर किया जाता है कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन या मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत ये कर रहा होगा, उसको तो इन चीज़ों का पता ही नहीं होगा। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चीज़ को देखा और कहा कि कोई रीज़न नहीं बनती कि सारी मोहब्बत आपकी तरफ झुकाओ, वालद का क्या था, आपने कोई सफ़ा मिसल पे ऐसी चीज़ पेश नहीं की, तो हम आपके इस गिफ्ट डीड से सेटिस्फाई नहीं हैं और हम इसको रद्द करते हैं। इसके अलावा जज साहबान ने यह भी कहा कि अगर मान भी लिया जाए कि जो वालद था फोत होने के टाइम पे सेहतमंद ही था, वो चल फिर भी सकता था, मेंटल स्टेट भी उसकी ठीक थी, तो क्या वो वजूहात थी कि सारी कॉम्प्लेक्सिटी से और फॉर्मेलिटी से जो वो गुज़रा, मुख्तार आम को रजिस्टर कराने के लिए जो उसने मेहनत की, उसने वो सारी की सारी डायरेक्ट मेहनत करते हुए डायरेक्ट ही हिबा क्यों नहीं करा दिया अपने इस बेटे के नाम पे? उसे क्या ज़रूरत थी कि पहले जाके रजिस्टर करवाए एक मुख्तारनामा आम और फिर उस मुख्तारनामे आम के ज़रिए इस बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी करे? ये कोई एक रीज़नेबल ग्राउंड नहीं समझ आती, कोई रीज़न समझ नहीं आती कि नेचुरल बात नहीं है, इंसानी अक्ल से भी ऊपर बात जा रही है कि वही वालद सारी मेहनत कर रहा है मुख्तारनामे आम पे जाके उसको रजिस्टर कराने पे, लेकिन वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं करा रहा जी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी मेहनत उसने की थी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके मुख्तार आम को दर्ज कराने में, इतनी इससे भी कम लगनी थी रेवेन्यू ऑफिस में जाके इंतकाल कराने में। डायरेक्ट हिबा करा देता तो फिर भी दिमाग को ये चीज़ अपील करनी थी, कन्विंस करनी थी कि जनाब जो हिबा हुआ है, जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र हुई है, ये जेन्युइन हुई है, इसमें लव एंड अफेक्शन है, सारे वामिल पूरे हैं, मुख्तारनामे आम असल पेश भी किया गया है और रजिस्ट्रार भी पेश किया गया है और सारे मामलात को देखे जाते हैं और गवाहान की मौजूदगी में ही होता।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ह कर दिया कि ऐसे हिबानामा को नहीं माना जाएगा। और इसके तहत फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वो इंतकाल को ब्रेक किया गया, हिबा को तोड़ा गया, इस डॉक्यूमेंट को कैंसिल किया गया, इसके तहत होने वाले इंतकाल को भी ब्रेक किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो लीगल एयर्स हैं, बच्चे हैं, बेटे और बेटियां, इनके शरई इस्लामी हिस्से जो हैं कानून के मुताबिक वो निकाले जाएं और सब के सब को उनका शेयर उनके हिस्से के मुताबिक दिया जाए, बेटों का जितना बनता है और बेटियों का जितना बनता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये भी कहा कि 22 साल तक इस बंदे ने महरूम रखा बाकी शरई वारसान को, जो कि सख्त गलत किया। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि सरजनिश की कि आपने ये मैनिपुलेशन किया और ये गलत काम किया। तो इन हालात वाक़यात में एक ऐसा गिफ्ट जिनमें ये चीज़ें पाई जाएंगी, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। आपको चैलेंज करके अपना हक लेना चाहिए, चाहे कितने ही साल गुजर चुके हों। इसमें लिमिटेशन का कोई मसला नहीं है। लिमिटेशन आपकी स्टार्ट होती है, यानी केस करने की जो मियाद है, वक्त है, काउंट डाउन है, वो स्टार्ट हो जाता है आपके डेट ऑफ नॉलेज से। और अगर आपके नॉलेज में आ गया है तो 6 साल के अंदर अंदर आपको दायर कर लेना चाहिए। बल्कि नॉलेज में आ गया तो आपको तो फ़ौरन ही कर लेना चाहिए। 6 साल भी आप क्यों वेट करें, कानून में 6 साल है। आप अपने लिमिटेशन टाइम के अंदर अंदर इसको चैलेंज करें और अपना हक लें। मेरे साथ कंसल्टेशन बुक कराने के लिए स्क्रीन पे फ़ोन नंबर दिया गया, आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।